और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य में आज यूसेट यानी कि उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बार कुल 18,913 छात्र शामिल हो रहे हैं और परीक्षा के लिए 16 शहरों में 38 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह ठीक 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और दोनों पालियों में परीक्षा के लिए इंतजाम पूरे कर पेपर भेज दिए गए हैं। नकल रोकने के लिए अभ्यर्थी सिर्फ अपना प्रवेश पत्र और साथ ही आईडी लेकर जाएंगे। बाकी पेन पेंसिल समेत सभी सामान परीक्षा केंद्र पर मिलेगा। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक रहेगी और पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी हैं और साथ ही किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। जहां तक कि पेन और बाकी जो सामान है वो भी सेंटर के अंदर ही उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे में बड़ी संख्या में स्टूडेंट आज परीक्षा देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता वीरेंद्र विष्ट लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कितने बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी, क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर देखते हैं कि जब भी परीक्षा होती है उस पर बवाल और राजनीति दोनों होती है, तो प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए, ठीक 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 2 पालियों में परीक्षा होना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय यूसेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है और पिछले 5 साल से ये परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। 2017 में लास्ट टाइम ये परीक्षा आयोजित की गई थी, तो आज खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों आपने नकल विरोधी कानून भी राज्य सरकार लेके आई थी और उससे पहले लगातार नकल को लेकर चिंताएं होती रही हैं और कई लोग नकल कराने वाले या करने वाले पकड़े गए थे, तो उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि अगर जिस तरह से जो परीक्षा सेंटर हैं उसमें किसी भी तरीके की मोबाइल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक रहेगी और इसके अलावा जो भी संसाधन छात्रों को चाहिए, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो पेन हो, ये तमाम चीजें हैं वो कुमाऊं विश्वविद्यालय ही इन सबको देगा। क्योंकि जिस तरह से राज्य भर के जो 16 शहर हैं उसमें 38 सेंटर बनाए गए हैं और उनको लेके जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। क्योंकि हर जिले के जो एसएसपी हैं उनको खास तौर पर पत्र लिखा गया है कि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पुख्ता करे जाएं। क्योंकि पिछले दिनों भी मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, नकल को लेके चीजें हुई थी, कई लोग पकड़े गए। तो ये कहा जा सकता है जो परीक्षा है उस पर खास फोकस है और जो यूसेट परीक्षा है उसको लेके भी उत्साह है। करीब 27,000 जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन 18,000 छात्र जो छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका चयन हुआ है। उनमें से भी आज कितने लोग अभी एंटर करते हैं ये एक सवाल है। क्योंकि 5 साल बाद परीक्षा आयोजित हो रही है तो उत्साह भी बच्चों में काफी ज्यादा है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो परीक्षा है राज्य में वो होनी है, तो ये कहा जा सकता है कि जो परीक्षा है उसको लेकर तैयारियां कुमाऊं विश्वविद्यालय ने पूरी कर ली हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, तो आज का दिन कई युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि उनके भविष्य का आज फैसला होगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में पिछले वर्ष आई दरार और साथ ही भूधसाव की घटना से पर्यटन व्यवसाय को चौपट करके रख दिया है। इस वर्ष एशिया की सबसे लंबी रेलवे का दीदार करने के लिए कोई भी सैलानी नहीं पहुंचा है। 5 जनवरी 2023 से दरार पड़ने के बाद में रोपवे को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अभी तक लगभग 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 2022-23 से 37,000 सैलानी रोपवे से औली पहुंचे और रोपवे का संचालन कब शुरू होगा ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 3.5 पौने 4 करोड़ का नुकसान हुआ है इस साल रोपवे से। अच्छा, पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ा? क्वेरी हमसे लोग पूछ रहे हैं कि हाँ, क्वेरी तो लगातार हमारे पास आ रही है। क्वेरी में लगातार पूछा जा रहा है कि रोपवे कब चालू होगी, लेकिन अभी तक इसका कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। क्योंकि जियो टेक्निकल सर्वे जब तक पूरा नहीं होगा और रिपोर्ट जब तक उजागर नहीं होगी तब तक रोपवे का संचालन होना भी संभव नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, रोपवे को लेकर अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और साथ ही कि इसका काम कब से शुरू होगा और साथ ही दूसरी तरफ एक बड़े नुकसान की भी बात कही जा रही है। बताइए क्या है ये पूरा मामला?
जी अगर बात करें तो पिछले वर्ष जो 2 जनवरी के बाद जोशीमठ क्षेत्र में दरार पड़ी थी तो 5 जनवरी को एशिया की सबसे लंबी रोपवे को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा के दृष्टि से ये बड़ा फैसला उस समय लिया गया था, लेकिन अनुमान ये था कि अगर हालात ठीक हो जाएंगे तो रोपवे को पुनः सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो 8 वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा जोशीमठ में अलग अलग सर्वे की गई है, अलग अलग चीजों की, उसकी रिपोर्ट आने के बाद, यानी कि ठोस रिपोर्ट आने के बाद ही रोपवे को सुचारू कर दिया जाएगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो मनोहर बाग का जो इलाका है जहां से रोपवे गुजरती है औली के लिए, उसको हाई रिस्क जोन में रखा गया है। तो ऐसे में अभी उम्मीद कम है कि आने वाले कुछ महीनों में रोपवे शुरू हो पाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी जोशीमठ क्षेत्र के लगभग 6 से 7 वार्डों में जियो टेक्निकल सर्वे की जा रही है, यानी कि जोशीमठ के जो नीचे की जो जमीन है उसका आकलन किया जा रहा है कि यहाँ पे क्या पक्की चट्टानें हैं, और अगर पक्की चट्टानें हैं तो वो किस तरीके की है। इस आधार पर एक और रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर जोशीमठ के भविष्य को लेकर फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी रोपवे से जो पर्यटन को नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हर वर्ष अगर हम देखें तो 37,000 सैलानी पहुंचते हैं जोशीमठ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल, पिछले साल भी देखा गया कि 37,000 से ज्यादा सैलानी यहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी लापरवाही यहां पर बनी हुई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2023 में पिछले 2 सालों की अपेक्षा कम घटनाएं हुई हैं, और पिछले 2 साल की अपेक्षा कम घटनाएं हुई तो साल 2023 में मानव वन्यजीव संघर्ष में 66 लोगों की मौत हुई, जबकि 317 लोग घायल हो गए। और 2022 की बात करें तो 82 लोग मारे गए और 325 लोग घायल हो गए थे। वहीं पिछले 3 सालों में गुलदार के हमले 560 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 35 लोगों की जान बाघ के हमले से हुई है। वहीं कॉर्बेट में पूरी दुनिया में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व है। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई मीटिंग में शनिवार को जमकर बवाल हुआ और कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यहां पर मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन व्यापारी और स्थानीय विधायक इसके विरोध में उतर आए हैं। व्यापारी किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें छोड़ने के मूड में नहीं है। तो वहीं व्यापारियों से बातचीत के लिए प्रशासन की एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता सुमित हृदय भी व्यापारियों को समर्थन देने के लिए बैठक में पहुंच गए। विधायक ने दुकानें तोड़ने को कहा, कड़ा विरोध करते हुए ये भी कहा कि बैठक इतनी हंगामेदार रही कि व्यापारी बैठक का बाइकआउट करके चले गए। कोई नतीजा नहीं निकल पाया। शहर के 20 साल बाद जो विकास बनाते हैं वो बुला के जो प्रभावित लोग हैं और उनसे बैठ के बातचीत करके, और बाहर के लोग ना बुलाए जाएं, राजनीतिक लोग ना बुलाए, व्यापार मंडल बुलाया जाए, व्यापार मंडल बुलाया जाए, और जो लोग प्रभावित हैं। देखिए, कुछ व्यापारी हमारे साथ है, कुछ हमारे साथ हितग्राही भी है, जिनकी समस्याएं भी हो रही है, तो उनके साथ भी वार्ता की गई है और प्रयास किया जाएगा कि व्यापारियों के साथ वार्ता की जाए पुनः। और स्वागत भी है, हम लोग बैठे हैं। अगर कोई व्यापारी अपने विचार रखना चाहे तो आ सकते हैं, लिखित रूप से बाद में भी दे सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो छुपा के किया जाए, उनकी जानकारी में रख के सारा काम किया जाएगा। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाए जा रहे गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे। पतंजलि गुरुकुलम का निर्माण ज्वालापुर के स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय परिसर में किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं को लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में प्राचीन समय से गुरुकुल परंपरा रही है और गुरुकुल से शिक्षित व्यक्ति में सुचिता और साथ ही नैतिकता का समावेश होता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी रामदेव को बधाई देते हुए कहा कि योग गुरु स्वामी रामदेव अपने योग और स्वदेशी चिंतन से भारतीय शिक्षा की पताका को विश्व भर में फैला रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम इस अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की भी मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से
पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। देव भाषा संस्कृत का हमारे साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। योग जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में ही लिखा था। भारत में जो विशाल गुरु परंपरा रही है, उनका भी संस्कृत के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन साथ ही साथ संस्कृत से एक चिंताजनक बात यह भी जुड़ी रहती है कि इसको पढ़ने, लिखने व बोलने वाले लोग लगातार हमारे देश में और दुनिया में कम होते जा रहे हैं। देव भाषा की यह स्थिति देख अवसर पर अपने आशीषों से हमको कृतार्थ करने के लिए और यह जो एक नव युग का आह्वान हो रहा है, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का 22 तारीख को ये मात्र एक उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन नहीं है, ये मंदिर निर्माण मात्र नहीं है, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग के निर्माण का आह्वान और शंखनाद हो रहा है। ये इतना बड़ा तत्व है। और धारा 370 अब उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है। अभी तो 3 तलाक के बाद अभी बहुत कुछ और बाकी है। समान नागरिक संहिता वाला काम, उसका श्रेय धामी जी को जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका सूत्रपात यहां से हो रहा है। एक देश एक विधान, एक संविधान, एक कानून। समान नागरिक संहिता का सूत्रपात भी यहीं से होगा। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी आना चाहिए। हमसे कोई खतरा नहीं है। उत्तराखंड से अयोध्या जा रहे 1500 लोगों के स्वागत के लिए कुछ मुस्लिम संगठन भी आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शन के लिए लोगों को ट्रेन से लेकर जा रहा विश्व हिंदू परिषद इस पर रुख साफ नहीं कर पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ट्रेन बुक कर उत्तराखंड के 1500 लोगों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है, जिस पर कुछ मुस्लिम संगठन राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे लोगों के स्वागत करने की इच्छा जता रहे हैं। कम्युनल हार्मोनी की बात करते हुए मुस्लिम संगठन मिसाल पेश करना चाहता है। लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत होने पर कुछ मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि वो खुश हैं। मेरा चाहना नहीं है, चाहना ये है कि मुस्लिम समाज इसमें कोई विरोध तो कर नहीं रहा, आपको मौन है। और मौन भी क्या है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। ना किसी ने ये कहा है कि भाई हम इसका स्वागत नहीं करते या हम इसका विरोध करते हैं या हम उस दिन ऐसा करेंगे वैसा, किसी ने कुछ कहा, सब मौन है। लेकिन जिस तरह राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध रहा है, अभी भी विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदू संगठन और बजरंग दल इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम लोगों के स्वागत सत्कार को सीधे मना कर रहे हैं। तो वो स्वागत रेलवे स्टेशन में करेंगे, बस में करेंगे, कार में करेंगे, जहाज में करेंगे, कहां पर करेंगे, ये फिक्स होना चाहिए। तब हम स्वागत करने में क्या अच्छी बात है। अगर कोई इस तरह का स्वागत करना चाहता है, वैसे तो हमारे पास में आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, तमाम संगठन हिंदुत्व के हैं जो हमारे स्वागत और आगवानी में हैं। और स्वागत राम प्रभु श्री राम जिसको बुला रहे हैं, उससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब प्रपंच है, प्रोपोगंडा है और ना हम इसे स्वीकार करते हैं, ना ही हमें इस तरह के प्रोपेगेंडा करवाने और ना करने हैं। सीधे स्पष्ट बात हम कहते हैं, हिंदू हमारे पास बहुत है और हमें हिंदू समाज को जोड़ना है। हमारे हिंदू समाज में टूटे हुए वो घटक जो आज तक सामाजिक समरसता के कारण अछूते रहे, वह सब आएंगे। उसमें चाहे वाल्मीकि हो, संत रविदास के अनुयायी हो या जो भी हिंदू समाज के कारण वो सब लोग हैं। निषाद राज है, अब निषाद परिवार से बहुत लोग हैं स्वागत करने के लिए। हमें मुसलमानों का नातो जनाधार इसके लिए चाहिए। यानी जिस तरह से उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले रहे, उसके बाद हिंदू संगठन की नाराजगी खत्म नहीं हुई है और वो अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों का स्वागत कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक देहरादून में होगी, जिसमें केंद्र की तरफ से बनाई गई रणनीति प्रदेश बीजेपी के सामने रखी जाएगी।
ये आज मीटिंग होनी है। मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सभी पूर्व सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के सभी सांसद विधायक मीटिंग में शामिल होंगे। 2024 को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, इसे उत्तराखंड के नेताओं को बताया जाएगा और इस बैठक में उत्तराखंड के पूर्व सीएम, बीजेपी के और साथ ही तमाम सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। बहुत जल्द ही भारत के प्रथम गांव के साथ साथ भारत चीन सीमा की अग्रिम चौकियां भी बिजली की लाइट से जगमगाने लगेगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत चीन सीमा पर सड़क पहुंचने के बाद अब बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को विद्युत विभाग ने भेज दिया है। भारत चीन सीमा पर माड़ा पास और नीति पास पर बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कई जगहों पर बिजली घर बनाने की भी तैयारी है। विभाग के द्वारा जो भी हमने प्रस्ताव बनाने हैं, जो भी एस्टिमेशन की प्रोसेस है, वो तो हमने पूरा कर लिया है। बाकी इसके अलावा जैसे केंद्र से हमारा अप्रूवल आ जाएगा, वहाँ पे विद्युतीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सीमांत चौकियाँ ऐसी है जहाँ पे कि लाइन का मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हमने सोलर के लिए प्रपोजल रखा है। विद्युत विभाग की इस पहल की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं। भारतीय सीमाओं को और मजबूत करने का ये प्रयास धरातल पर उतरेगा तो 20,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारत की अग्रिम चौकियों में बिजली पहुंचने से सेना के जवानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भारत का अंतिम गांव भी लाइट से जगमगा जाएगा। बहुत ही विद्युत व्यवस्थाओं के अभी तक वंचित इलाके हैं और वहाँ विद्युत व्यवस्थाएं पहुंचती हैं, तो भारतीय सेना के लिए भी एक बहुत अच्छी सौगात कहेंगे कि उन्हें भी वहाँ रहने में, देश की सेवा करने में, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में बहुत ही अच्छा एक फायदा मिलेगा विद्युत व्यवस्था पहुंचने के पश्चात। तो बहुत ही अच्छी पहल और अच्छी उपलब्धि कहेंगे इस सरकार की। हाई एल्टीट्यूड में विद्युत व्यवस्था पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन विद्युत विभाग की इस पहल से भारत की चौकियां भविष्य में रोशन होंगी। देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब की बात करते हैं तो हेमकुंड की साल 2024 की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें बर्फ की चादर नजर आ रही है। हालांकि यहां पर 12 दिसंबर को बर्फ गिरी थी, इसके बाद में बर्फबारी नहीं हुई है और 12 दिसंबर की बर्फबारी के बाद में हेमकुंड गुरुद्वारे और साथ ही आसपास 2 से 3 फीट बर्फ नजर आई, लेकिन चोटियों पर बर्फ नहीं दिख रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में हेमकुंड साहिब में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी रहती है, लेकिन इस बार बर्फ बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 9 जनवरी के बाद बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो हेमकुंड में बेहद कम बर्फ दिख रही है, जो कि हैरानी वाली बात है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों का क्रेज पर्यटकों में बहुत तेजी के साथ में कम हो चला है। इसकी वजह बाघ नहीं बल्कि कॉर्बेट पार्क के नए रेट्स हैं, जिसको इस सीजन से पहले बेहद ज्यादा बढ़ा दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बीते साल सफारी और नाइट स्टे के टिकट के रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई, जिसका असर ये हुआ कि अब टूरिस्ट ने रामनगर से मुंह मोड़ लिया है, जिससे वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट के इस क्षेत्र में सन्नाटा पसरने लगा है और पर्यटन कारोबारी मायूस है। देखिए, जिस तरीके से विभाग ने अपनी मनमर्जी से यहाँ पे पर्यटक परमिटों के मूल्यों में वृद्धि की है, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट में जो है पर्यटकों का आना काफ़ी कम हो गया है और जो लोग यहाँ पे पहुँच भी पा रहे हैं घूमने के लिए, तो वह लोग भी जो है सीताबनी और फांटों के जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का मूल्य थोड़ा कम है। बीते साल वन महकमे ने अपने यहाँ चल रही सभी सफारियों के रेट बढ़ा दिए थे, लेकिन कॉर्बेट के रेट सबसे ज्यादा बढ़ाए गए, जिसका असर ये हुआ कि अब कॉर्बेट के बजाय टूरिस्ट कॉर्बेट लैंडस्केप में घूमने को तरजीह दे रहे हैं।
ये बात इससे साबित होती है कि सीताबनी का राजस्व बीते साल के 2 महीनों की तुलना में इस साल के इन्हीं 2 महीनों में 3 गुने से ज्यादा हो गया है। 80 लाख का रेवेन्यू मिला है सीताबनी को। अगर हम इसको लास्ट ईयर में कंपेयर करेंगे, नवंबर दिसंबर का महीने में कंपेयर करेंगे, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022, लगभग 25 लाख का रेवेन्यू आया था और इस बार नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में हमको लगभग 80 से ज़्यादा आया है, तो 3 गुना बढ़ा है हमारा रेवेन्यू। कॉर्बेट में बढ़ाए गए शुल्क के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं और कॉर्बेट में पर्यटक कम पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में इन दिनों फ्लू के रोजाना केस सामने आ रहे हैं। कोविड के पेशेंट आने के बाद में अब H1N1 का भी नया मामला सामने आया है। एक नया केस जिसमें सिम्टम्स पाए गए। 3 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती की गई। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है और मौसम में आए बदलाव के कारण फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और सर्दी खांसी जुकाम के केस डेली ही सामने आ रहे हैं। और दून मेडिकल कॉलेज ने इन केसों को देखते हुए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। स्वाइन फ्लू से लेकर इन्फ्लुएंजा के केस भी नजर आ रहे हैं। अभी ये सीज़न फ्लू सीजन बोल सकते हैं हम इसको। ठंड है, सर्दी है, मौसम बदला भी है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे मरीज़ खांसी जुकाम और बुखार के साथ आ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम मैम जांच कराते हैं और जांच के हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। जहाँ तक बात है सावधानी बरतने की, तो सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और जैसा कि मौसम बदल रहा है तो सर्दी के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े को हम समय मतलब दिन भर ही पहने। ऐसा नहीं कि बस बहुत ठंड हो गई तो हम रात में कपड़े पहन ले रहे हैं फिर हम हटा दे रहे हैं। देहरादून में सरकारी विभागों में लगी कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट की चेकिंग तेज हो गई है। सरकारी विभागों में टैक्सी नंबर की गाड़ियों में पीली प्लेट के बदले सफेद नंबर की प्लेट लगी होने के बार बार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब विभागों को नोटिस भेजने के साथ ही चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देहरादून में सुबह से ही आरटीओ की टीम शहर भर में फैंसी नंबर प्लेट की गाड़ियों और साथ ही कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट चेक कर रही है। साथ ही शहर में चल रहे ऑटो ड्राइवर के लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। टिहरी पुलिस ने चंबा की दुकान से हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को चोरी के सामान के साथ भी गिरफ्तार किया। पुलिस की कमजोर जांच अब पीड़ितों पर भारी पड़ने वाली। जैसे ही मामला कोर्ट में ट्रायल पर आता है तो सबूतों की कमी के चलते अपराधी आसानी से छूट जाते हैं। कोटद्वार में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को तत्काल रोके जाने और अवैध कब्जों को हटाने को लेकर डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की एक बार फिर से मांग उठने लगी है। संघर्ष समिति ने तहसील में प्रदर्शन किया। टिहरी के जाखड़ीधार ब्लॉक की बीडीसी बैठक में सड़क और बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे और अधिकारियों को समय से विकास योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग को ड्रग वेयर हाउस निर्माण की मंजूरी मिल गई है, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग के सामने दवाओं और मशीनों के रखरखाव को लेकर दिक्कत नहीं होगी। रुद्रप्रयाग में डीएम ने नगर पंचायत गुप्तकाशी को गठित किए जाने के संबंध में बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नैनीताल में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस वेंकटेशन ने मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों की बैठक भी ली। देहरादून में महिला आयोग की अध्यक्षता में कहा गया कि राज्य में महिला नीति बनकर तैयार है और जल्द ही महिला नीति को प्रदेश में लागू किया जाएगा। बागेश्वर में होने वाले उत्तरायणी मेले को भव्य रूप देने के लिए प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इस बार उत्तरायणी मेला 7 दिन तक चलेगा।